करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे एकदम। और स्टडी कैसे चल रही है आप सभी की? बढ़िया चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एल्डोल संघनन के बारे में डिटेल से पढ़ा था और मैंने आपको बताया था उसमें कि जो एल्डोल संघनन अभिक्रियाएं होती है वो किस तरीके से होती है, उनमें क्या क्या उत्प्रेरक लिए जाते हैं एंड सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ लिया था। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उस दिन भी हमने इसके बारे में बात की थी। एल्डोल संघनन के अंदर हम जो भी एल्डिहाइड या जो भी कीटोन लेते हैं उनमें हमेशा अगर एल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं तो दोनों एल्डिहाइड सेम होने चाहिए, और अगर हम कीटोन ले रहे हैं तो दोनों कीटोन सेम होने चाहिए। और उसके बाद हम तनुसार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाकर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको गर्म करके वाटर के मॉलिक्यूल उसमें से बाहर निकाल करके एल्डोल या कीटोल संघनन हम प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस एल्डोल संघनन, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या डिफरेंस है क्रॉस और एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन में। तो जो आपका क्रॉस एल्डोल संघनन होता है उसमें बस एक ही बात ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो हम एल्डिहाइड या जो कीटोन लेंगे उनमें एल्डिहाइड अगर ले रहे हैं तो दोनों सेम एल्डिहाइड नहीं होने चाहिए, और अगर दोनों कीटोन ले रहे हैं तो दोनों कीटोन सेम नहीं होना चाहिए, या हम एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच भी रिएक्शन करवा सकते हैं तो वो क्रॉस एल्डोल हो जाता है। बस आपको एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि क्रॉस एल्डोल के अंदर जो एक खास बात है वो एक ये और है कि जब आप एल्डिहाइड में रिएक्शंस करवाते हो, अगर आप सपोज करो आपने क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया करवा रहे हो तो यहाँ पर आपने दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक तो ले लिया एथेनेल और एक मैंने ले लिया प्रोपेनेल, ठीक है। तो एथेनेल का फॉर्मूला सभी को ध्यान है CH3CHO, और प्रोपेनेल है तो एक कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, क्या आ जाएगा CH3CH2CHO। तो ये मेरे पास एथेनेल और प्रोपेनेल आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाएगा। पहली बात तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर इसका नाम क्रॉस क्यों पड़ा भाई? सारा आप देखोगे ना, जैसे मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो जैसे अपने एल्डोल में क्या था ना सेम सारा वही प्रोसेस है, बट इसका नाम क्रॉस इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन के बीच रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर हमें एक नहीं 4 तरीके के उत्पाद जो है एक साथ मिक्स मिल जाते हैं। 4 तरीके के उत्पाद एक साथ मिल जाते हैं, तो इस कारण से इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। वैसे तो यहाँ पर 4 तरीके के मिक्स आपको प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि भाई 2 एथेनेल के कारण भी आपको एक प्रोडक्ट मिल सकता है, यहाँ पर 2 प्रोपेनेल के कारण भी आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, और एक एथेनेल और एक प्रोपेनेल के कारण भी आपको 2 तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए और जो रिएक्शन मुझे आपको बताना है वो एक ही है, और वो कौन सा है उसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ CH3CH2C≡OH। प्रोपेनेल को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, और प्रोपेनेल को मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद मैं लिख देती हूँ एथेनेल को, और एथेनेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से एथेनेल का फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको खोल के लिखा है ना तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अब होने क्या वाला है। सेम एल्डोल संघनन वाला ही है। जिस बच्चों ने एल्डोल संघनन वाली रिएक्शन जो है मेरी वीडियो देखी होगी उसको तो ये रिएक्शन बहुत इजी लग रहा होगा और देखते ही समझ आ भी गया होगा कि ये कैसे होगा। अब आपको मैंने ये बात भी बताई थी कि ये जो रिएक्शन है ये हमेशा तनुसार के प्रेजेंस में करवाई जाती है। यहाँ पर मैं तनु NaOH ले लेती हूँ, तनु यानी डाइल्यूट, सभी समझते हो। जब इनके बीच रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है जो कि इजीली बाहर निकल जाता है, और ये प्लस के रूप में बाहर निकल के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ये सारा हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो मैं जैसे इसको बता देती हूँ आपको। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव का गुण आ जाता है। अल्फा हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलता है तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज,
और इसके बाद आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लस वाला माइनस के साथ जाके जुड़ेगा और माइनस वाला प्लस के साथ जाके जुड़ेगा, देन आपका एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे अपने एल्डोल कहते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से CH3 CH2 COH, देन यहाँ पर H का H आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 CHO। ये हो गया हमारे पास एक एल्डोल हमें मिल चुका है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि एल्डोल का मतलब क्या है। एल्डोल का मतलब है कि यहाँ पर अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप एक साथ है एक ही कंपाउंड के अंदर, इस कारण से इसे एल्डोल कहा जाता है। क्लियर बात। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपको सारी बातें ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसका नामकरण करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, यूपीएससी नाम आप लोगों को आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन, फोर्थ नंबर कार्बन एंड फिफ्थ नंबर कार्बन। मैं इस पे सर्कल बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल 5 कार्बन की संख्या है। और आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कौन से नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले अपन क्या करते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा ग्रुप होते हैं उनका नाम लिखते हैं। उसके बाद कार्बन की संख्या के हिसाब से नाम लिखते हैं। तो कार्बन की संख्या 5 के लिए यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा, पेंट। और देन सबसे लास्ट में जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह आपका एल्डिहाइड जो है आपको नजर आ रहा होगा। तो इस एल्डिहाइड के लिए आप क्या लिख दोगे, पेंट। पेंट के साथ अगर एल्डिहाइड के अगर आपने जोड़ते हैं अनुलग्न तो उसके लिए शब्द क्या आता है, एल। तो क्या हो जाएगा, पेंटेल। समझ आ गई बात। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 पे एल, ज्यादा अगर आपको दिक्कत होती है तो इसको 1 पे एल भी लिख सकते हैं, पेंटेनेल लिख सकते हैं, सॉरी। या तो पेंटेनेल लिख लो या पेंट 1 पे एल लिख लो। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ, इसको या तो पेंटेनेल लिख लो या पेंट 1 पे एल लिख लो, एक ही बात है। क्लियर होगी बात। अच्छा इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है कि जैसे ही हम इसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद इसमें से क्या बाहर निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल यानी जल का एक अणु। जल का एक अणु कहाँ से निकलता है, यहाँ से जाता है OH और इस सेकंड नंबर कार्बन से जाएगा एक हाइड्रोजन, H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ का OH गया, यहाँ का H गया, तो इसका मतलब हुआ कि 2 सिग्मा बंध टूटे और 2 सिग्मा बंध के टूटने से एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये बात हमेशा याद रखना आपको। तो यहाँ पर जो बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 देन CH डबल बॉन्ड, इस कार्बन से मैंने OH को हटा दिया है और इस कार्बन से मैं हाइड्रोजन हटा दूंगी एक, और यहाँ पर आ जाएगा CHO। क्यों हटाया, क्योंकि जल का अणु बाहर निकल गया हीट देने से। और अब जो मेरे को उत्पाद मिला है इसको एल्डोल संघनन, या इसको यहाँ पर 2 अलग अलग एल्डिहाइड तो क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। अब देखो भाई यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, वही कार्बन की संख्या 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की संख्या है। सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन, कितने नंबर पे इन लिखा है मैंने, 2 इन, और 1 नंबर पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो 1 एल, पेंट 2 इन 1 एल, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो आई थिंक आपको जो क्रॉस एल्डोल संघनन है इसकी रिएक्शन तो समझ आ गई होगी, और जिनको थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा है वो पहले वाली वीडियो देखिए, इससे जो आपका पार्ट नंबर 10 है उसको जरूर देखें, फिर ये वीडियो और भी इजी लगेगी आपको एल्डोल वाली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो टॉपिक है आपका कैनिज़ारो रिएक्शन या कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया की अब हम बात करेंगे। अब जो आपका कैनिज़ारो अभिक्रिया है ये एक नेमिंग रिएक्शन है। पहली बात तो देखो कैनिज़ारो अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहली बात, अगर आपके पास नेमिंग रिएक्शन आता है तो एक अलग से कॉपी लगाइए
ऑर्गेनिक में जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उन नेमिंग रिएक्शंस को उस कॉपी में उतारिए, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में नेमिंग रिएक्शंस पूछे जाते ही जाते हैं, कंफर्म है। क्लियर बात। तो अब देखो भाई, आप कैनिज़ारो अभिक्रिया जो है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अब कैनिज़ारो अभिक्रिया और एल्डोल में ना एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहली बात तो एल्डोल के अंदर हम एज ए उत्प्रेरक के तौर पर तनुक्षार लेते हैं, पहला डिफरेंस ये। लेकिन कैनिज़ारो अभिक्रिया में एज ए उत्प्रेरक के तौर पर हम सांद्र क्षार लेंगे, ये बात याद रखना आपको। वहां पर तनुक्षार लेके चल रहे थे, यहाँ पर सांद्र क्षार, ये होगी फर्स्ट डिफरेंस। चलो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जो अपने एल्डोल संघनन की विक्रिया कर रहे थे उनमें जितने भी हम कंपाउंड ले रहे थे उन सभी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर उन कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम एल्डोल अभिक्रिया नहीं करवा सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है। बिना अल्फा हाइड्रोजन के अपने ये वाले प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। समझ आ गई बात। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में, तो कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए होता है। समझ आ गई बात। मतलब यहाँ पर हम जो कंपाउंड लेंगे उसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। फर्स्ट डिफरेंस है, यहाँ पे सांद्र क्षार लिया जाएगा। दूसरा, कंपाउंड ऐसा लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो, ये कैनिज़ारो की खासियत है। चलो फिर यहाँ पर अपने एक प्रोडक्ट भी लिखते हैं। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मूला सभी को पता है, HCHO प्लस में HCHO, और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सांद्र क्षार ले लेती हूँ। तो सांद्र क्षार के रूप में आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, आप NaOH भी ले सकते हो, आप KOH भी ले सकते हो। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर मैं KOH ले लेती हूँ, डजंट मैटर, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके इसका सॉल्ट बनता है। ठीक है। अब देखो एक खास बात और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, मतलब जब हम कैनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, तो एक विशेष बात ये है कि जब दो एल्डिहाइड या दो कीटोन के बीच रिएक्शन करवाया जाता है, यहाँ पे मोस्टली एल्डिहाइड ही है, एल्डिहाइड ही लेके चलना है। ठीक है। जब एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन करवाएंगे, पहली बात उसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक असमानुपातन अभिक्रिया आपको मिलती है, और आप लोगों को पता होगा असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है। मतलब जिसमें रिएक्शन के दौरान आपको एक का ऑक्सीकरण होता हुआ दिखे और एक का अपचयन होता हुआ दिखे, तो वो क्या कहलाता है, आपका असमानुपातन अभिक्रिया। जब स्वतः ही एक ऑक्सीकृत हो जाए, दूसरा अपचयित हो जाए, तो उसे असमानुपातन अभिक्रिया कहा जाता है। और कैनिज़ारो अभिक्रिया एक असमानुपातन अभिक्रिया है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो बनेगा CH3OH और एक बनेगा HCOOK। ठीक है। अब मैम आप बोलोगे कि मैम आपने तो हमें वैसे ही बता दिया, ऐसे थोड़ा ना समझ आता है। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बाकी इसका मैकेनिज्म जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा, तो हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा डीप जाते हैं उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी होने लग जाती है आप लोगों को। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि इसकी मैकेनिज्म हमें पढ़नी चाहिए या हमें कवर करना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैकेनिज्म आपको समझा दूंगी। अगर आपको लगता है ज़रूरत नहीं है तो मैं आज वाली वीडियो में ही इसको कंप्लीट करवा दूंगी। तो देखो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, HCHO प्लस में HCHO प्लस में KOH। जब इनके बीच रिएक्शन करवाते हैं तो अब है ना, आपको बात को कुछ इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पे ये याद ही रखना पड़ेगा, एक टाइप से बोलते ना रट्टा मारना, क्योंकि मैकेनिज्म के अंदर तो हम पूरी वो समझते हैं किस तरीके से कहाँ से बोन टूटा है, क्या चीज़ आपस में जुड़ी है, क्या चीज़ बाहर निकला है, वो एग्जैक्ट चीज़ हमें पता चल जाती है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। वो ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दे दो और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दे दो।
समझ आई बात? कुछ नहीं करना कि इस वाले कंपाउंड को एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर CH2O पहले से ही है, अगर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3OH। क्या बन जाएगा, CH3OH। एंड यहाँ पर क्या बच गया है, HCO, क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया है। और दूसरे वाले के पास क्या बच गया है, KO, क्योंकि इसने भी अपना हाइड्रोजन दे दिया है। तो क्या बच गया, HCOOK। क्या बच गया, HCOOK। समझ आ गई बात? तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको पता है, आप लोगों ने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लिया अब तक। तो यहाँ पर आप लोगों को देख के पता चल रहा है कि इस वाले कंपाउंड ने हाइड्रोजन दिया है। जो हाइड्रोजन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जो हाइड्रोजन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जो हाइड्रोजन को गेन करता है उसका अपचयन होता है। तो हुआ ना इस रिएक्शन के अंदर अपचयन और ऑक्सीकरण, और इसी कारण से इसे असमानुपातन अभिक्रिया भी कहा जाता है। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, समझ आ गया होगा। आई थिंक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। एक आप लोग, कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो जब देख रहे होते हैं, या तो लेट की वीडियो देख रहे होते हैं, या फिर क्या कर रहे होते हैं कि जहाँ खूब शोर हो, या सामने टीवी चल रहा है, या सामने कोई फ़ोन देख रहा है और आप वहीं पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो ये सही नहीं है। स्टडी को देखो, इफेक्टिवली स्टडी करो। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन पढ़ रहे हैं, बुक्स खोल रखी है, लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्टडी का मतलब नहीं है। अगर आप जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर उस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हो, उसको अच्छे से याद कर पा रहे हो, तो वो वाली स्टडी मायने रखती है। अगर आप सारा दिन पढ़ रहे हो, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, आपको याद कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे पढ़ने का मतलब भी नहीं होता। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जब भी पढ़ने बैठो, अपने आप को एक अलग से रूम में लेके बैठो, या एक ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पर शांत माहौल हो। ऐसा नहीं है सामने टीवी चल रहा है, यहाँ कोई भी शोर कर रहा है और आप लोग पढ़ रहे हैं, हाथ में कॉपी पेन नहीं है। दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हाथ में कॉपी पेन लेके बैठो और एक एक चीज़ को लिखते जाओ। लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा चीज़ों को लिखोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। फर्स्ट टाइम समझते वक्त लिखो, दूसरे टाइम प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ अपने आप पक्की हो जाएगी। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम याद नहीं होता। अब आप एक वीडियो देख रहे हो, वहीं पर वीडियो देखने के बाद ना तो आपने उसको लिखा है, ना आपने उसको लर्न किया है, तो आपको कैसे याद होगा? लिख के देखो, सारा याद होगा। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये है कैनिज़ारो अभिक्रिया। ऐसे ही इसका एक पॉइंट आता है क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया, और क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया के अंदर भी आपका यही, जैसे आपने पॉइंट पढ़ा क्रॉस एल्डोल के अंदर से, वैसे ही पॉइंट आता है कि कैनिज़ारो के अंदर भी हम सेम रिएक्टेंट लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो 2 एल्डिहाइड लिए हैं, दोनों एल्डिहाइड सेम लिए हैं, लेकिन क्रॉस कैनिज़ारो के अंदर सेम एल्डिहाइड नहीं लेते हैं, वहाँ पर हम डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं। तो मैं क्रॉस कैनिज़ारो का भी एग्जाम्पल बता देती हूँ। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं क्रॉस कैनिज़ारो के बारे में। देन अब आपका जो पॉइंट आने वाला है वो है क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया। जो क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया है, इसमें हम अलग अलग एल्डिहाइड ले सकते हैं। मैं एक तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लेती हूँ HCHO, और एक मैं ले लेती हूँ बेंजोएल्डिहाइड ले लेती हूँ C6H5C, यहाँ पे लिख देती हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया आपका H। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, एक का अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीकरण कराएं, किसका अपचयन कराएं? आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण करवाएं, किसका अपचयन करवाएं? तो एक ना बात हमेशा माइंड में याद रख लो कि जब भी आपके पास क्रॉस कैनिज़ारो के एग्जाम्पल आ जाते हैं सामने,
क्रॉस कैंसर अभिक्रिया की एग्जाम्पल आते ही अगर आपको उसके अंदर फॉर्मएल्डिहाइड और उसके साथ अगर कोई भी रिएक्टेंट दे दे तो फॉर्मएल्डिहाइड जो है इसका हमेशा ही ऑक्सीकरण होता है। फॉर्मएल्डिहाइड का क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर तो मैंने फॉर्मएल्डिहाइड और बेंजोएल्डिहाइड ले लिया, मैं फॉर्मएल्डिहाइड या कोई भी और एल्डिहाइड ले सकती थी, क्लोरीन ले सकती थी, कुछ भी ले सकती थी। तो वहां पर हमेशा याद रखना है कि फॉर्मएल्डिहाइड अगर किसी के साथ भी आ जाए, हर बार फॉर्मएल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा। समझ आई बात? फॉर्मएल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा यानी फॉर्मएल्डिहाइड अपने हाइड्रोजन को देगा। यानी यहाँ पर क्या होगा कि ये अपना एक हाइड्रोजन दे रहा है, ये अपना एक हाइड्रोजन दे रहा है किसको, बेंजोएल्डिहाइड को। और बेंजोएल्डिहाइड को अगर देगा तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH। समझ आ रहा होगा कि एक हाइड्रोजन तो इसके पास था ही, जैसे ये और ये यानी दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिलेंगे तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। और देन इसका क्या बन जाएगा, अब इसके पास क्या बचा है, HCO और यहाँ क्या बचा है, KO। यहाँ पे अपने NaOH ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा है, ONa। क्या बन जाएगा, HCOONa। क्लियर होगी बात? तो फॉर्मएल्डिहाइड जब भी होगा उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण। ये दिमाग के अंदर गांठ बांध दो। क्लियर बात? तो ये समझ आ गया होगा। कैनिजारो भी इजी है, क्रॉस कैनिजारो भी इजी है। अब जो आपका लास्ट रिएक्शन रह जाता है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जल्दी से इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से बेटर ये रहता है कि आप उसको हाथ तो हाथ लिखते जाओ, पूरे डेडिकेट होके पढ़ो तो उसका ज़्यादा फायदा है। तो अब ये आपने उतार लिया होगा, जल्दी देख लो, फिर हम इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अनुनाद, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने डिस्कस कर रखे हैं पहले ही। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी हम एल्डिहाइड ले लेते हैं। यहाँ मैं बना लेती हूँ इस तरीके से बेंजोएल्डिहाइड, ये मैंने बना लिया है बेंजोएल्डिहाइड। अब बेंजोएल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है वो करवाई जाती है H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में। दोनों ही सांद्र लिए जाते हैं H2SO4 एवं HNO3 के प्रेजेंस में 273 से 283 केल्विन टेम्परेचर के बीच में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। और इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता, ये एक मेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। लिख देती हूँ यहाँ पर, क्या है, एक मेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये मेटा प्रतिस्थापन क्या होता है ना। तो ये सब चीजें जो है हमने पहले वाली जितनी भी चैप्टर्स के वीडियो आपने देखी होंगे, नहीं भी देखेंगे तो वहां पर रेजोनेंस के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, यानी अनुनाद के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। और मैंने ये भी समझा रखा है कि कब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ेगा, कब मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, कब पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ेगा। तो ये सारी चीजें डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखे वो मैं सभी को यही राय दूंगी कि बच्चे है ना एकदम 0 पॉइंट से शुरू करें। एकदम से अगर आप बिल्कुल बाद वाली वीडियो देखोगे तो बाद वाली वीडियो नहीं समझ आती है, क्योंकि आपका बेसिक रह जाता है ना। तो बिल्कुल 0 से शुरू करो, यानी ऑर्गेनिक की शुरुआत वाले चैप्टर से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप होते जाएंगे आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जहाँ पर आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ वाले पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाते हैं, ऑर्थो के साथ वाले पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाते हैं, और मेटा के साथ वाले पोजीशन को अपने क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। ये बेंजीन रिंग के अंदर पोजीशंस होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर ये क्या है, एक मेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ेगा वो इस या इस वाले पॉइंट पे जुड़ेगा, किधर भी जोड़ दो दोनों ही मेटा पोजीशन है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। यहाँ पर आ गया मेरे पास CHO, एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं CHO। देन मेरे पास यहाँ पे आ गया नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर बात। इसे क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, क्लियर होगी बात। तो ये जो है आपका लास्ट टॉपिक था, एल्डिहाइड और कीटोन में। अब इसके बाद इसके कुछ गुण हैं भाई, किस तरीके के गुण रखते हैं, कीटोन के अंदर क्या क्या गुण पाया जाता है, एल्डिहाइड में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो आपका जो इम्पोर्टेंट है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। फार्मेल्डिहाइड जो है, इससे फार्मिलिन नामक एक तत्व बनता है, फार्मेलिन नाम का एक रसायन बनता है। अब ये फार्मेलिन जो है ना, ये बायो वाले स्टूडेंटों ने बहुत देखा होगा। अब कई बायो वाले बच्चे देख के वीडियो को सोच रहे होंगे कि मैम हमने कब देखा। देखो आप लोगों ने कहाँ देखा है, मैथ वाले बच्चों ने भी देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो बायोलॉजी लैब में जाते हो, उस बायोलॉजी लैब के अंदर आप लोग देखते हो कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको एक कांच के डिब्बे में रखा जाता है और वो एक सॉल्यूशन के अंदर डूबे होते हैं। वो जो सॉल्यूशन होता है ना, वो फार्मेलिन होता है। फार्मेलिन एक प्रकार का आपका क्या है, फार्मल्डिहाइड से बना हुआ सॉल्यूशन होता है। और ये सॉल्यूशन का काम क्या होता है, ये मृत शरीरों को सड़ने से बचाता है। समझना बात को, ये मृत शरीरों को सड़ने से बचाता है। यानी जो डेड बॉडीज होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स के, उनको उसमें रख दिया जाता है ताकि वो सड़े नहीं और आप लोग उन पे प्रैक्टिकल कर सको, उन्हें देख सको, जो भी है एनऑल। ठीक है। ऐसे ही आपका एसिटिलीन आता है, ठीक है, एसीटोन, और ऐसे काफ़ी सारे आते हैं। तो ये सब आप पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ जो थे इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद जो आपका आता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा टॉपिक आता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कई बच्चे पूछते हैं कि मैम आप नोट्स कहाँ डालते हो, तो नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ सभी चैप्टर्स के नोट्स नहीं है तो मैं ऐसे करूँगी, आपको 1 बाय 1 चैप्टर के नोट्स जो है अब धीरे धीरे डालना शुरू कर दूंगी। जो आपको नहीं उसमें मिल रहे हैं वो आपको अब अवेलेबल हो जाएंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, आपने बस फ्री माइंड होकर पढ़ना है। ठीक है, 12th में हो, पूरे अच्छे से सीरियसली पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से मज़े से अपने पढ़ाई को रखना है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि उनको भी इस वीडियो का जो है बेनिफिट मिल सके। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।